सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे मैंने सर्कुलेटरी सिस्टम का भी पहला कुछ पार्ट बनाया, फिर मैंने छोड़ दिया था बीच में। तो आज हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। 12th की एनसीईआरटी से जूलॉजी का चैप्टर है जिसका नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। हम आज ये चैप्टर पूरा नहीं करेंगे क्योंकि हम इसको कुछ लेक्चर्स में डिवाइड करेंगे, कुछ पार्ट कुछ लेक्चर में और कुछ पार्ट आने वाले लेक्चर में। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए लेक्चर शुरू करते हैं। और वीडियो क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी थोड़ी सी लो हो तो माफ़ करना, क्योंकि अभी इतने ज़्यादा गैजेट्स नहीं है, इतने ज़्यादा लाइट्स नहीं है, तो मैं अच्छी नहीं बना पाऊँगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टर्म आता है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी होता क्या है? इसकी डेफिनेशन है द ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू फाइट विद द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म कन्फर्ड बाय द इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड इम्यूनिटी। इसका बहुत सिंपल सा मीनिंग है कि आपकी बॉडी की ओवरऑल एबिलिटी फाइट करने की, किससे फाइट करने की? एक डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से या एक ऑर्गेनिज्म से। जो आपका पूरा बॉडी का जो सिस्टम है जो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फाइट करता है उसको इम्यून सिस्टम बोलते हैं, और इस पूरी प्रोसेस को हम इम्यूनिटी बोलते हैं। ठीक है, इम्यूनिटी हमारे पास दो टाइप की आ जाती है, एक तो होती है इननेट इम्यूनिटी और एक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। देख लेते क्या क्या होता है। इननेट इम्यूनिटी मतलब जो बर्थ से है, आपको किसी से मिली नहीं है, आपको कहीं से आपने ली नहीं है, मतलब जन्म से आपके पास है, वो उसके बोलते हैं इननेट इम्यूनिटी, बर्थ से। एक बार मतलब आफ्टर बर्थ, जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, जैसे जैसे आपकी बॉडी ग्रो होती जाती है, आपका बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ में इंटरेक्शंस होता है। तो उन इंटरेक्शन से जो आपकी बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप होती है उसको हम बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, इननेट इम्यूनिटी में दो क्लासिफिकेशन अपन को मिल रहे हैं, एक होता है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और एक होता है सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, और एक्वायर्ड में होता है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। ये क्या है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस? इनको क्लासीफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रोसेस, देयर वर्क एंड देयर क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इसको भी, ये क्या है। ये जस्ट चार्ट है, इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ से शुरू कर रहे हैं, ये मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा बाद में। इननेट इम्यूनिटी, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस देख रहे थे। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या था? नॉन स्पेसिफिक होता है और एक्सटर्नल होता है, मतलब किसी स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए नहीं होता। ये कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा उससे रेजिस्ट करने की कोशिश करेगा, जो भी आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल होगा उससे रेजिस्ट करने की कोशिश करेगा। और एक्सटर्नल होता है मतलब इंटरनल का, कोई बॉडी के इंटरनल चीजों में कोई इसका रोल नहीं है, एक्सटर्नल चीजों में होगा। जैसे कि ये जो भी इम्यूनिटी होगी वो एक्सटर्नली प्रेजेंट होगी। देख लेते हैं जैसे कि फिजिकल बैरियर दे रखा है। फिजिकल बैरियर में जैसे क्या हो गया, स्किन हो गई, म्यूकस। अब स्किन है आपकी, वो एक्सटर्नल है और नॉन स्पेसिफिक है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोरोना आएगा तो उसी के लिए ही रोकेंगे, ऐसा नहीं। कोई भी बैक्टीरिया आएगा तो बैक्टीरिया के भी रोकेंगे, जो भी आएगा उसके लिए रोकेगा वो। ठीक है, तो वो फिजिकल बैरियर में आता है। स्किन होता है और म्यूकस मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, म्यूकस जो भी पसीना होता है, जो भी आपका होता है, वो म्यूकस मेम्ब्रेन वो हेल्प करता है। ठीक है, तो फिजिकल बैरियर हो गया। फिजियोलॉजिकल बैरियर में देख लेते हैं हम, म्यूकस, सलाइवा, टीयर्स। इनमें क्या होता है? एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम होता है। ये क्या होता है? एक बहुत रेजिस्टेंट होता है टुवर्ड्स द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरिया। ठीक है, और ये HCl होता है जो किल मोस्ट ऑफ द पैथोजन। HCl क्या होता है? एक एसिडिक सब्सटेंस होता है, एसिडिक फ्लूइड होता है, जो कि बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए अनफेवरेबल होता है, जिससे कि उनकी डेथ हो जाती है और वो डिजीज कॉज नहीं कर पाते। तो फिजियोलॉजिकल बैरियर में क्या आ गया हमारे पास? म्यूकस, सलाइवा और ये टीयर्स आ गया। ठीक है, इननेट इम्यूनिटी जो हमको बर्थ से होती है, उसके दो क्लासिफिकेशन थे, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में अपन ने देख लिया क्या होता है, एक्सटर्नल होता है, एक्सटर्नल चीजें में होती है, एक्सटर्नल चीजें प्रेजेंट होती है जो कि अपन को प्रिवेंट करती है डिजीज से। और क्या होता है, नॉन स्पेसिफिक, सबके लिए होता है, किसी स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए वो नहीं होगा। इसमें तो आता है फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, फिजियोलॉजिकल बैरियर, म्यूकस, सलाइवा, टीयर्स। ठीक है, ये क्या है, कुछ एंजाइम्स है, ये कुछ लिक्विड है जो कि प्रिवेंट करते हैं, फिजियोलॉजिकल बैरियर में आता है। ठीक है, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में देख लेते हैं हम। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस भी कैसा था, नॉन स्पेसिफिक। ये भी कैसा था, नॉन स्पेसिफिक, किसी स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए नहीं है। पर सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस क्या है, इंटरनल है। ठीक है, क्या है, इंटरनल है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं सेल्यूलर बैरियर। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर ही है, सेल्यूलर बैरियर में आ जाता है नॉन फेगोसाइटिक सेल्स और फेगोसाइटिक सेल्स। देखो, नॉन फेगोसाइटिक सेल्स अगर आपने पहले पढ़ रखा है थोड़ा बहुत भी तो आपको पता होगा, नॉन फेगोसाइटिक सेल्स में आता है नेचुरल किलर सेल, जो कि कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होती है, नेचुरल किलर सेल्स। ठीक है, एनके सेल्स भी बोलते हैं। और फेगोसाइटिक सेल्स, फेगोसाइटिक सेल्स सर्कुलेटरी सिस्टम में मैंने पढ़ा था ये। इन ब्लड के अंदर कौन सी होती है, न्यूट्रोफिल्स होती है और मोनोसाइट्स होती है। और इन टिश्यू के अंदर कौन सी होती है, कुफर सेल, जो कि अपने लिवर में पाई जाती है, ऑस्टियोक्लास्ट होती है जो कि बोन में पाई जाती है। ये मतलब टिश्यू स्पेसिफिक है, ये क्या टिश्यूज में प्रेजेंट है। टिश्यू क्या होता है, सेल्स का जो ग्रुप होता है उसको टिश्यूज बोलते हैं। टिश्यू क्या होता है, एक स्पेसिफिक ऑर्गन में होते हैं और एक स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो उसमें जो लीवर में होती है वो कुफर सेल्स होती है, और जो बोन में होती है जो परफॉर्म कर रही होती है और जो प्रिवेंट कर रही होती है वो होती है ऑस्टियोक्लास्ट। ठीक है, नॉन फेगोसाइटिक सेल्स नेचुरल किलर सेल्स, फेगोसाइटिक सेल्स ब्लड में न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट्स, और इन टिश्यू में कुफर सेल्स और ऑस्टियोक्लास्ट। होप यू अंडरस्टैंड, मूव अहेड। ये देख लेते हैं, अभी अपन ने देख लिया था कि सेल्यूलर बैरियर क्या था सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में। ठीक है, अब देख लेते हैं हम इन्फ्लामेटरी बैरियर क्या था। इन्फ्लामेटरी बैरियर जैसे कि आपको मैं समझाता हूँ, जैसे कि ये अपनी स्किन है। ठीक है,
आपको कोई सा भी वुंड हो गया, आपको कहीं लग गई, आप कहीं छिल गए, ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या होता है, हल्का हल्का रेडिश और व्हाइटिश थोड़ा सा ब्लड निकलता है, ठीक है। तो अब इन्वायरमेंट में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो चाहते हैं कि आपकी बॉडी में एंटर करे और वो अपनी लाइफ साइकिल को आगे मूव, मतलब आगे चलाए, ठीक है। तो अब आपको लग गई, अब इन्वायरमेंट में इतने सारे, तो वो कोशिश करेंगे कुछ कि आपकी बॉडी में जाए, वो आपकी बॉडी में जाएंगे। ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो कि इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे ही आपकी स्किन में थोड़ा सा भी कट लगा और बैक्टीरिया को अंदर जाने का मौका मिला, तो वो सबसे पहले अंदर आ जाएंगे। तो जैसे आपके जो स्किन के जो टिश्यूज होते हैं, ठीक है, जो टिश्यूज होते हैं वो अगर इंजर्ड होते हैं तो वो रिलीज करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स। क्या रिलीज करते हैं? प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन्स एक स्टिमुलेटर होता है जो कि स्टिमुलेट करता है पेन रिसेप्टर को और मास्ट सेल। आपको कहीं लगेगी तो पेन होगा, ऑब्वियस बात है, नर्व से वो पूरा सिस्टम चलता है, तो वो क्या प्रोस्टाग्लैंडिन्स की वजह से होगा, क्योंकि वो पेन रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देता है, जिससे कि आपके न्यूरॉन्स को सिग्नल मिलता है कि हाँ इधर लगी है, इसको पेन दो, बस इतना सही बात है, ठीक है। तो अब ध्यान रखना कहीं लगे तो कि इतना दर्द नहीं है कि लगे इसलिए हो रहा है, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स होता है पेन रिसेप्टर और मास्ट सेल। मास्ट सेल पे आपने अगर सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा तो उसमें थी मास्ट सेल। मास्ट सेल हिस्टामाइन रिलीज करते हैं जो कि वासोडायलेशन होता है। क्या होता है? वासोडायलेशन होता है। तो वासोडायलेशन का काम क्या होता है, जैसे कि ये कोई वीन है या कोई आर्टरी है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसके जो भी विड्थ है उसको कम कर देगा, जिससे कि फ्लूइड एक्यूमुलेट होने लग जाएगा। फ्लूइड एक्यूमुलेट होने लग जाएगा तो ये जो भी सरफेस एरिया वो इंक्रीज होने लग जाएगा। इंक्रीज होने लग जाएगा तो कुछ कुछ पार्ट्स में से क्या हो जाएगा, जो WBC होती है, व्हाइट ब्लड सेल्स, जो कि क्या कहते हैं अपने बॉडी के रक्षक है, सैनिक है, तो व्हाइट ब्लड सेल्स क्या होते हैं, फेगोसाइटिस, मतलब वो क्या अमीबॉइडल मूवमेंट होगा WBC का, उसको हम डायपेडेसिस बोलते हैं, ठीक है। मतलब अमीबॉइडल मूवमेंट ऑफ WBC उसको हम डायपेडेसिस बोलते हैं। मतलब उस कुछ कुछ पार्ट में से WBC निकलने लग जाएंगे और वो जाएंगे बैक्टीरिया की तरफ। अब बैक्टीरिया क्या है भाई, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म आपको बताया था, और ये जो पूरा चल रहा है वो इम्यूनिटी के अंदर ही चल रहा है। जैसे बताया कौन सी इम्यूनिटी के सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में चल रहा है, कौन सी इम्यूनिटी, इननेट इम्यूनिटी। इननेट इम्यूनिटी कौन सी, जो आपके बर्थ से होती है। तो अब ये क्या करेंगे, बैक्टीरिया फेगोसाइटोसिस करेंगे, मतलब WBC क्या करेंगे, फेगोसाइटोसिस करेंगे, उन बैक्टीरिया को खाने लग जाएंगे, मतलब उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे और अपन को प्रिवेंट करेंगे डिजीज कॉजिंग से, ठीक है। तो बस इतना ही था इसमें। तो ये बस इतना याद रखना, आपको इंजर्ड टिश्यू होता है तो क्या रिलीज करता है, सबसे पहले प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज करता है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या एक स्टिमुलेटर है, स्टिमुलेट किसको करता है, पेन रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है, जिससे आपको पता चलता है कि हाँ लगी है तो पेन होना ही पड़ेगा, तो ये पेन रिसेप्टर को। उसके बाद वो क्या करता है, मास्ट सेल को स्टिमुलेट करता है, जिससे कि वो हिस्टामाइन रिलीज करता है। हिस्टामाइन क्या है, एक वासोडायलेशन है। वासोडायलेशन क्या करेगा, आर्टरीज और वेन्स को क्या करेगा, वो उनकी विड्थ कम करेगा, जिससे कि फ्लूइड अंदर एक्यूमुलेट होगा। फ्लूइड एक्यूमुलेट होगा तो अमीबॉइडल मूवमेंट ऑफ WBC होगा, बाहर ब्लड में होगा, जिसको हम डायपेडेसिस बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, डायपेडेसिस बोलते हैं। ये ब्लड वेसल्स है, ठीक है, ब्लड वेसल्स है, उसको हम डायपेडेसिस बोलते हैं। और वो WBC कहाँ जाते हैं, जहाँ पर बैक्टीरिया होते हैं, और वहाँ जाके उनका फेगोसाइटोसिस, मतलब उनको खाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं और उनको खत्म कर देते हैं, ठीक है। ये देखो एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड होता है, जिसको कि हम बोलते हैं स्वेलिंग हो गई, लग जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, तो वो स्वेलिंग अच्छे काम के लिए होती है, ठीक है। तो स्वेलिंग होने देना अगर होती है तो थोड़ी बहुत, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं इन्फ्लेमेटरी मीडिएट के बाद फीवर। अब मैंने जैसे आपको कहा था कि बुखार आता है, उसमें क्या होता है, क्या चीजें रहती है, तो वो देख लेते हैं हम, ठीक है। तो फीवर किस वजह से होता है, वो भी बैक्टीरिया की वजह से होता है, ठीक है। बैक्टीरिया और WBC के जो इंटरेक्शन होता है उसमें आपको फीवर आता है, ठीक है। बैक्टीरिया जैसे यहाँ पर भी था, क्या रिलीज करता है, टॉक्सिन रिलीज करता है, क्योंकि बैक्टीरिया कोई अच्छी चीज नहीं है। अच्छी चीज तो है बहुत सारी चीजों में बैक्टीरिया, पर अपने बॉडी के अंदर आके वो कुछ गलत कर रहा तो अच्छी चीज नहीं है, डिजीज कॉज कर रहा है, ठीक है। तो बैक्टीरिया क्या रिलीज करता है, टॉक्सिन्स को। और WBC क्या रिलीज करता है, इंटरग्लूकॉन। इंटरग्लूकॉन एक इम्यूनिटी का ही सिस्टम है, इम्यूनिटी का ही पार्ट है, जो कि आपके जो भी बैक्टीरिया होते हैं उनके अगेंस्ट काम करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। जब फीवर होता है या जब बैक्टीरिया का इंटरेक्शन थोड़ा लेवल अप होके होता है, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया रिलीज टॉक्सिन करेगा और रिलीज इंटरल्यूकन, इन दोनों की वजह से पायरोजन बनते हैं, ठीक है। क्या बनता है, पायरोजन बनता है। अब पायरोजन एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि स्टिमुलेट करता है हाइपोथैलेमस को। आप हाइपोथैलेमस आपने देख लो कि आपके ब्रेन में होती है, ठीक है। हाइपोथैलेमस क्या करता है, बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता है। अब बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि हर लोग, जैसे हर एक का कुछ टेम्परेचर होता है अपना, जिसपे वो सर्वाइव कर सकता है। तो बॉडी का टेम्परेचर ये क्या कहते हैं, पायरोजन इतना बढ़ा देता है कि वो जो बैक्टीरिया है वो अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाया अपनी बॉडी में, इसलिए बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। बॉडी का टेम्परेचर इसलिए इंक्रीज होता है ताकि उसकी ग्रोथ रुक जाए और वो बैक्टीरिया किल हो जाए, इसलिए हमको फीवर आता है। तो किसका काम होता है उसमें, हाइपोथैलेमस का, पायरोजन का, ठीक है। WBC क्या रिलीज करते हैं इंटरल्यूकॉन फर्स्ट, ये और आगे आएगा आपको, और सर्कुलेटरी सिस्टम में भी ये थोड़ा सा था, ठीक है। अब जैसे हमको बुखार आता है तो हम बुखार कम करने के लिए क्या लेते हैं, पैरासीटामोल लेते हैं। तो पैरासीटामोल कुछ नहीं, सिर्फ एंटीपायरेटिक ड्रग है। पायरोजन की वजह से आपका हाइपोथैलेमस एक्टिवेट हुआ, हाइपोथैलेमस की वजह से आपकी बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो गई। तो अभी उसी पायरोजन को कम करने के लिए एंटीपायरेटिक ड्रग, मतलब बहुत ज्यादा वो ड्रग नहीं है, एंटीपायरेटिक मतलब पायरोजन के अगेंस्ट काम करती है, उसको हम बोलते हैं पैरासीटामोल। तो वो बॉडी टेम्परेचर को कम करने का काम करती है, जस्ट बस। उसके बाद देख लेते हैं साइटोकाइन बैरियर, ठीक है। साइटोकाइन बैरियर में क्या आता है, इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है, जैसे कि इंटरफेरॉन आपको समझना आता हूँ। जैसे इंटरफेरॉन वायरस इन्फेक्टेड सेल के लिए काम आता है, ठीक है। वायरस इन्फेक्टेड जो भी सेल्स होती है उनके अगेंस्ट जो भी कुछ काम करना पड़ता है वो इंटरफेरॉन करता है, इंटरफेरॉन करता है, सॉरी। इंटरफेरॉन कितने टाइप्स का होता है, अल्फा इंटरफेरॉन, बीटा इंटरफेरॉन और गामा इंटरफेरॉन, ठीक है। ये करता है क्या, इंटरफेरॉन होता क्या है, ये देख लेते हैं। इंटरफेरॉन एक स्मॉल प्रोटीन होता है, ठीक है। ये कभी वायरस को किल नहीं करता, ठीक है।
ये सिर्फ जैसे इस वायरस, चलो इस सेल को तो ये इन्फेक्ट कर दिया वायरस ने, पर इनके जो पास वाली सेल्स है उनको इन्फेक्ट ना हो ये श्योर करता है इंटरफेरॉन। चलो इसको तो हो गया, चलो हो गया, इसका कुछ नहीं कर सकता, पर इनके जो पास वाली सेल है उनको इन्फेक्शन होने से ये इंटरफेरॉन बचाता है। ठीक है, तो यहाँ लिखा है ओनली इनहिबिट ट्रांसलेशन ऑफ वायरल प्रोटीन। वायरल प्रोटीन आर स्पेसिफिक बट नॉट वायरस स्पेसिफिक। इस लाइन का मतलब डॉग्स के जो इंटरफेरॉन है वो डॉग्स में ही यूज कर सकते हैं और ह्यूमंस के ह्यूमंस में। मतलब जो इंटरफेरॉन है वो किसी ऐसा नहीं कि एक ही वायरस के अगेंस्ट, हर वायरस के कर सकते हैं, पर इंसान की बॉडी वाले इंसान की बॉडी में ही काम करेंगे और एनी अदर एनिमल्स की बॉडी वाले उनकी बॉडी में ही काम करेंगे। समझ में आ गया? अब देख लेते हैं वायरस क्या। ये वायरस को मारता नहीं, ठीक है, सिर्फ इनहिबिट करता है उनके ट्रांसलेशन को, मतलब वो और दूसरे सेल्स को इन्फेक्ट नहीं कर पाए। ये वायरस का एक भूत है जो मरता नहीं है। ठीक है, वायरस मरता नहीं कभी भी, क्योंकि वायरस तो लिविंग ही नहीं होता ना, वायरस लिविंग होता ही नहीं तो मरेगा कैसे। तो एक भूत है जो मरता नहीं है, सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाता है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाता है। और हमारा इंटरफेरॉन भाई क्या कर रहा है? इंटरफेरॉन भाई एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाने से रोक रहा है। कैसे रोक रहा है? तो इनहिबिट कर रहा है ट्रांसलेशन ऑफ उसका वायरल प्रोटीन। वो प्रोटीन बनाता होगा जिससे वो इन्फेक्ट करता होगा, तो उस वायरल प्रोटीन का ट्रांसलेशन रोक देता है। कौन? हमारा इंटरफेरॉन भाई। बहुत अच्छा काम है। चलो ठीक है, तो ये देखिए अपने रिलीज करता है इन ट्रांसलेशन, इनहिबिट ट्रांसलेशन। ठीक है, ये कर लेना आप। ठीक है, चलो हम आगे जाते हैं। अब हमारे पास आ गया एक वाइड इम्यूनिटी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, बड़ा भी है। ठीक है, एक वाइड इम्यूनिटी मैं क्या सोच रहा हूँ, अगले लेक्चर में कंप्लीट करें या इसी लेक्चर में कंप्लीट कर लें? चलो इसको अगले लेक्चर में कंप्लीट करते हैं। आपने अभी तक जितना पढ़ा उसको अच्छे से रिवाइज करना, इतना ज़्यादा तो पढ़ा भी नहीं आपने से, एक बार देख लेना अच्छे से। नोट्स आपको अगर पूरे चाहिए तो कमेंट्स में बता देना, मैं PDF डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। एंड ओके, थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय।